जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला के इस भाग में मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंजाब एवं मैसूर राज्य से रिलेट यानी पंजाब और मैसूर राज्य से रिलेट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को, इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी लाहौर एंड ऑप्शन डी कपूरथला। इसका सही आंसर होगा सी, लाहौर में थी। यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो अमृतसर है, आप लोग जल्दबाजी में ट्रिक कर देते हैं या निशान लगा देते हैं। अमृतसर जो आप कहिए कि सिख धर्म के लोगों की धार्मिक राजधानी थी अमृतसर में। ओके, तो इसका सही महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नॉलेजेबल है। शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। ओके, 1799 1799 में इस पर अधिकार कर लिया और उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। उन्होंने 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। इस प्रकार पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उनके अधीन आ गई। 12 अप्रैल 1801 ईस्वी को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है कि 1801 ईस्वी में रणजीत सिंह महाराजा की उपाधि धारण किए थे, यानी एडाप्ट किए थे टाइटिल। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सम्मिलित था, ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी कह रहा है मकराना, ऑप्शन डी कह रहा है श्रीनगर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को आप समझ करके भी सही कर सकते हैं। दिल्ली तो इनके राज्य में नहीं था, काबुल अफगानिस्तान में पड़ता था तो काबुल भी नहीं इनके राज्य में रहेगा, मकराना भी पाकिस्तान का क्षेत्र है, यह भी नहीं रहेगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, श्रीनगर। अब एक ही क्षेत्र भारतीय राज्य में पड़ गया, वह है श्रीनगर। तो कह रहा है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, श्रीनगर सम्मिलित था। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि आईक्यू के आधार पर उसे सही किया जाता है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। महाराजा रणजीत सिंह सिखों के सुकर चकिया मिसल से रिलेट थे यानी संबंधित थे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि रणजीत सिंह किस मिसल से रिलेट थे, संबंधित थे। तो सुकर चकिया या सुकेर चकिया। ओके, इन्होंने 1801 से 1839 ईस्वी तक भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सिख साम्राज्य का नेतृत्व किया। रणजीत सिंह ने विभिन्न सैन्य अभियानों एवं संधियों के माध्यम से सिख साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र इनके साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित थे। लाहौर 1799, अमृतसर 1802 में जीते, अटक 1813 ईस्वी में, मुल्तान 1818 ईस्वी में, बारी दुआब 1818 ईस्वी में, पेशावर 1819 ईस्वी में एवं श्रीनगर तथा श्रीनगर एवं कश्मीर 1819 ईस्वी में। ओके, तो इनके राज्य में इतने क्षेत्र थे, लाहौर, अमृतसर, अटक, मुल्तान और बारी दुआब, पेशावर, श्रीनगर एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है खड़क सिंह, ऑप्शन बी शेर सिंह, ऑप्शन सी नैनिहाल सिंह, ऑप्शन डी कह रहा है दिलीप सिंह। इसका सही आंसर होगा डी, दिलीप सिंह। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्हें 1843 ईस्वी में 5 वर्ष की आयु में अपनी मां रानी जिंदन कौर के संरक्षण में राज सिंहासन पर बैठाया गया।
इनके शासनकाल में प्रथम सिख युद्ध 1846 ईस्वी में हुआ। दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को पेरिस यानी फ्रांस में हुआ। इन्होंने सिख धर्म त्याग कर ईसाई धर्म को अपनाया था। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है कि महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ओके, और इन्होंने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। इनकी मृत्यु फ्रांस में हुई यानी पेरिस में हुई, जो फ्रांस देश में पड़ता है, 1893 ईस्वी में, 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, अमृतसर की संधि कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है 1825 ईस्वी, ऑप्शन बी 1809 ईस्वी, ऑप्शन सी कह रहा है 1848 ईस्वी, और ऑप्शन डी कह रहा है 1844 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा बी, 1809 ईस्वी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 24 अप्रैल 1809 को यह अमृतसर की संधि हुई थी। एक्सप्लेन भी दिया गया है, नॉलेजेबल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। यह संधि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि चार्ल्स मैटकाप एवं महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत सतलज नदी को दोनों राज्यों यानी सिख एवं ब्रिटिश राज्य की सीमा मान लिया गया। लुधियाना में एक ब्रिटिश सेना रखी गई तथा सतलज नदी के पूर्व में स्थित रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई। ओके, अब देखिए, अमृतसर की संधि के द्वारा सतलज नदी के पूर्व की का जो क्षेत्र था या रियासतें थी, उन पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ओके, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट शब्द प्रिंट हो गया है। यहाँ पर कह रहा है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। यह संधि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि, तो वायसराय अभी नहीं आएगा। ओके, तो इसको ध्यान रखना है कि संधि भारत के वायसराय, वायसराय जो आएगा 1857 के विद्रोह के बाद वायसराय शब्द आएगा। अभी जो है गवर्नर जनरल ही रहेगा। ओके, क्योंकि 1857 की आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 1857 की क्रांति के पश्चात यानी विद्रोह के पश्चात आप कह लीजिए कि 1858 का जो अधिनियम आया, उस अधिनियम के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके पद को बढ़ा करके वायसराय कर दिया गया था। तो यहाँ पर प्रिंट हो गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड मिंटो वायसराय नहीं थे, अपितु लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे। तो इन्हीं के प्रतिनिधि चार्ल्स मैटकाप एवं महाराजा रणजीत सिंह के मध्य संधि हुई थी। ओके, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। ऑप्शन ए कह रहा है श्रीरंगपट्टनम को, ऑप्शन बी मैसूर को, ऑप्शन सी बंगलौर को, और ऑप्शन डी कोयम्बटूर को। इसका सही आंसर ये होगा श्रीरंगपट्टनम को। एक्सप्लेन भी है, नॉलेजेबल, देख लिया जाए। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध मैसूर सेना की कमान संभाली। उसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। इसने विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए मॉरिशस, काबुल, अरब तथा कुस्तुनतुनिया आदि देशों में आधुनिक दूतावासों की स्थापना भी की। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत किसने की? तो टीपू सुल्तान ने किया इस बात को। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही फ्रांस के जैकोबिन क्लब का वह सदस्य भी बन गया। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए हुए थे। वह देश कौन थे? मॉरिशस, काबुल, अरब, कुस्तुनतुनिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान एंड ऑप्शन डी नंदराज।
इसका सही आंसर होगा सी, टीपू सुल्तान के साथ। ओके, प्रश्न को एक बार फिर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। और एक्सप्लेन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। कह रहा है श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 ईस्वी को अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 ईस्वी का परिणाम थी, जिसमें अंग्रेज, मराठा तथा हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। इस संधि के अनुसार पेशवा यानी मराठा को तुंगभद्रा नदी तक का क्षेत्र, हैदराबाद के निजाम को कुड़प्पा तथा गंडी कोटा के दुर्ग तथा कृष्णा व पेन्नार नदी के मध्य का क्षेत्र प्राप्त हुआ तथा अंग्रेजों को मालाबार तट का क्षेत्र एवं बड़ा महल व डीडीगुल जिले प्राप्त हुए। ओके, तो प्राप्त हुए आगे भी है, इसको भी हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों को मालाबार तट का क्षेत्र एवं बड़ा महल व डीडीगुल जिले प्राप्त हुए। साथ ही कुर्ग के राजा को मैसूर से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त टीपू सुल्तान पर युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जिसका तत्काल भुगतान न कर पाने के कारण उनके 2 पुत्रों को युद्ध बंदी बना लिया गया। ओके, 3 करोड़ रुपए जो था जुर्माने के रूप में लगाया गया था, उसका तत्काल भुगतान न कर पाने के कारण उनके 2 पुत्रों को युद्ध बंदी बना लिया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 1857 ईस्वी, ऑप्शन बी कह रहा है 1799 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1793 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1769 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा बी, 1799 ईस्वी। ओके, एक्सप्लेन भी दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है। बक्सर तथा मैसूर के चतुर्थ युद्ध को जीतकर भारतीय राजनीति पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 कह रहा अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है नंबर 1, 1845 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। नंबर 2 कह रहा है पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर था। नंबर 3 कह रहा है 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ओके, आगे कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, उसी पर हम लोगों को विचार करना है। तो यहाँ फर्स्ट कह रहा है 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ, तो यह तो सही है, नंबर 1 सही है। नंबर 2 कह रहा है पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, यह भी सही है, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। नंबर 3 कह रहा है 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, यह भी सही है। ओके, 1 2 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन में देखा जाए क्या कह रहा है, सही तो तीनों है। ऑप्शन कह रहा है ए केवल 1, तो यह तो नहीं होगा। बी कह रहा है केवल 2 और 3, यह भी नहीं होगा। ओके, सी कह रहा है केवल 1 और 3, यह भी नहीं होगा। डी कह रहा है उपर्युक्त सभी, यही सही होगा, उपर्युक्त सभी। एक्सप्लेन क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 ईस्वी के पश्चात पंजाब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया, परंतु दिलीप सिंह गद्दी पर बने रहे। 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ।
इस युद्ध में पंजाब की सेना पराजित हुई एवं पंजाब को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ओके, लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो इस प्रकार प्रथम सिख युद्ध 1845, ओके, और फिर 48 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ऑप्शन ए कह रहा है, यानी यह स्टेटमेंट यानी कथन किसके बारे में कहा गया है। एक बार और स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ऑप्शन ए कह रहा है महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा शेर सिंह, ऑप्शन सी महाराजा दिलीप सिंह एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ये होगा महाराजा रणजीत सिंह की है, क्योंकि उनके एक आंख की रोशनी चली गई थी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। चेचक रोग यानी जिसे स्मॉल पॉक्स के कारण उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई थी। रणजीत सिंह सिखों का 12 मिसलों में से एक शुकर चकिया मिसल से रिलेट थे या संबंधित थे। उन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं चिनाव नदी के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला था। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसी को हमें निकालना है, अलग करना है। फर्स्ट ऑप्शन पहला कह रहा है ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, यह तो सही है। 1767 टू 69 तक हुआ है फर्स्ट यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सही है। और बी कह रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, यह भी सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। सी कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, यह भी सही है। ओके, डी कह रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798, एक गलत है। 1799 में हुआ था, 1799 में हुआ था, यह गलत है। तो कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है फर्स्ट यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि ट्रीटी ऑफ मद्रास द्वारा समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरे लस्ट था। ओके, और आगे कह रहा है नंबर 2 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। यह युद्ध मार्च 1784 में मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ओके, आगे बढ़ते हम लोग तृतीय को देख लेते हैं और चतुर्थ को। तृतीय क्या कह रहा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला। यह युद्ध 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। ओके, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और फिर चतुर्थ कह रहा है चौथा या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली था। ओके, यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, कह रहा है कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया उसमें शामिल था। ऑप्शन ए कह रहा है अंग्रेज, निजाम और मराठा। ऑप्शन बी है अंग्रेज, निजाम और अवध। ऑप्शन सी कह रहा है अंग्रेज, निजाम और कर्नाटक। ऑप्शन डी कह रहा है अंग्रेज, मराठा और कर्नाटक। इसका सही आंसर ए होगा, अंग्रेज, निजाम और मराठा त्रिदलीय गुट में शामिल थे। ओके,
यानी अंग्रेजों द्वारा यानी कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिगुट का निर्माण किया था उसमें अंग्रेज, निजाम और मराठा थे। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें अंग्रेज, निजाम और मराठा शामिल थे। कार्नवालिस ने जून 1790 में मराठों के साथ तथा 4 जुलाई 1790 को निजाम के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर दोनों को सैन्य सहयोग करने के लिए बाध्य किया। इस संधि को त्रिगुट संधि भी कहा जाता है। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मद्रास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकॉर्टने, ऑप्शन बी है लॉर्ड स्टीफेंसन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हैरिस एंड ऑप्शन डी कह रहा है लॉर्ड हैमिल्टन। इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड मैकॉर्टने। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के समय मद्रास का गवर्नर लॉर्ड मैकॉर्टने था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी, मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुई थी या हुआ था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता के प्रतीक स्वरूप एक वृक्ष लगाया। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कह रहा है महाराजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की। ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी फिरोजपुर, ऑप्शन डी कह रहा है मुल्तान। इसका सही आंसर बी होगा, लाहौर। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। अपनी राजधानी भी बनाए और अदालत ए आला की स्थापना की है। एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अदालत ए आला की स्थापना की थी। महाराजा रणजीत सिंह विभिन्न सिख गुटों को एक समृद्ध साम्राज्य में एकजुट करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने आसपास के राज्यों को मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सिख साम्राज्य 1799 से 1849 ईस्वी तक अस्तित्व में था। रणजीत सिंह के साम्राज्य के प्रमुख शहर लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर, जम्मू, श्रीनगर, रावलपिंडी, सियालकोट थे। उन्हें 12 अप्रैल 1801 ईस्वी को पंजाब महाराजा घोषित किया गया था। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 का रहा निम्नलिखित में से किसने 1755 में यानी ईस्वी में डीडीगुल यानी जो मैसूर में स्थित स्थान है डीडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है नंदराज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी देवराज एंड ऑप्शन डी का रहा है चिक्का कृष्णराज। इसका सही आंसर होगा बी, हैदर अली। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजबल है। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डीडीगुल पर अधिकार कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। यहीं पर इसने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी की। हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया तथा पुरसीन मीर साहेब को डीडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहां पर? ऑप्शन ए कह रहा है माउंट आबू में, ऑप्शन बी नैनीताल में, ऑप्शन सी सरधना में, ऑप्शन डी कानपुर में। इसका सही आंसर होगा सी सरधना, जो मेरठ में पड़ता है वर्तमान उत्तर प्रदेश में। ओके। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। बेगम समरू का मूल नाम फरजाना जेब उन्नीसा था। ये एक यूरोपीय सैनिक वाल्टर रेन हार्डर्ट सोम्ब्रे की पत्नी थी। पति की मृत्यु के बाद सरदाना की जागीर पर इनका अधिकार हो गया। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और
जोवाना नोबिलिस सोम्ब्रे बन गई, यानी अपना नाम भी चेंज कर लिया। और ईसाई धर्म अडाप्ट करने के बाद अपना नाम चेंज कर लिया, किस नाम से? जोवाना नोबिलिस सोम्ब्रे। ओके। और सरधाना में एक चर्च का निर्माण करवाया। सरधाना वर्तमान में मेरठ में पड़ता है। मेरठ जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है शुजाउद्दौला, ऑप्शन बी अशरफ उद्दौला, ऑप्शन सी राजा चेत सिंह और ऑप्शन डी कह रहा है राजा महीप नारायण सिंह। इसका आंसर सही होगा सी, राजा चेत सिंह। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी दिया गया है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया, यानी 1781 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह किया था। बनारस के उस समय राजा थे और उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था। यह भी आपसे पूछा जाता है किसके समय में विद्रोह हुआ, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ऑप्शन ए है शाह शुजा से, ऑप्शन बी जमान शाह से, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद से एंड ऑप्शन डी शेर अली से। इसका सही आंसर होगा ए, शाह शुजा से प्राप्त किया था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इस अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ओके, तो एक एक्सप्लेन जो है बहुत ही नॉलेजेबल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। विचार करना है, नीचे देख लिया जाए क्या कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है। तो जो सही है उसी को चूज करना है, हम लोगों को निकालना है। फर्स्ट कह रहा है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को ये तो गलत हो गया। इब्राहिम लोदी पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, यह गलत है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली द्वारा लड़ा गया था, लेकिन इब्राहिम लोदी को नहीं पराजित किया क्योंकि मराठों के द्वारा लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़े थे और बाबर के साथ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, इसलिए यह गलत हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली से नहीं होगा। और अहमद शाह अब्दाली तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। ओके, और इब्राहिम लोदी के साथ 1526 ईस्वी में बाबर से लड़ा गया था, तो ये गलत हो गया। दो कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, यह भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी, यह भी गलत हो गया। थर्ड कह रहा है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, यह सही है। इसमें 3 सही है केवल। ओके, तो कह रहा है कौन सा सही है, केवल 3 सही होगा। इसके आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं। आंसर क्या कह रहा है, उपर्युक्त कथनों में सही है 1, 2 और 3, यह तो गलत हो जाएगा। बी कह रहा है केवल 3, यही सही है, केवल 3। 2, 3 भी नहीं होगा, इस कोई भी नहीं, यह भी नहीं होगा। ओके, एक्सप्लेन भी दिया गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। 1790 से 92 ईस्वी में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। ओके, आगे कह रहा है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीर चंद्र थे, प्रमुख थे। ओके,
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कह रहा है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है, पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था तो कौन था? ऑप्शन ए कह रहा है कैप्टन पॉपहेम, ऑप्शन बी कह रहा है सर आयर कूट, और ऑप्शन सी कह रहा है सर हेक्टर मुनरो, और ऑप्शन डी कह रहा है जनरल गोडार्ड। ओके, तो इसका सही आंसर बी होगा। और सर हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किया था ब्रिटिश सेना का। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सर आयर कूट होगा। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। ओके, एक्सप्लेन क्या कह रहा है? कह रहा है 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ जिसने पोर्टो नोवा के युद्ध 1 जुलाई, पोर्टो नोवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। तो यह एक्सप्लेनेशन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। तो यह इस सेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पंजाब राज्य एवं मैसूर राज्य से रिलेट थे, यानी महाराजा रणजीत सिंह और हैदर अली और टीपू से रिलेट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।